बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो भी हमने चैप्टर कंप्लीट किया ऑसिलेशंस के लिहाज से। तो कुछ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम आपको असाइनमेंट के तौर पे दिए जाएंगे। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम है आपकी बुक का, उसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है कि a certain spring hangs vertically when a body of mass m is equal 1.65 किलोग्राम। यानी एक बॉडी जिसकी मास 1.65 किलोग्राम है उसे आपने वर्टिकली एक स्प्रिंग के साथ हैंग कर दिया गया। इट्स लेंथ इंक्रीजेज बाय 7.33 सेंटीमीटर। जब आपने स्प्रिंग के साथ उसको अटैच किया, ठीक है, तो वो 7.33 सेंटीमीटर उसके अंदर एक्सटेंशन पैदा हुई है। The spring is then mounted horizontally and block of mass 2.43 kg is attached to the spring। अब हमने क्या किया कि स्प्रिंग को हॉरिजेंटली कर दिया और उसके साथ हमने एक ब्लॉक को अटैच कर दिया जिसकी मास कितनी है 2.43 kg। यानी जो पहली मास हमने यूज़ की थी उसको वर्टिकली हैंग किया था, अब ये जो मास हम कर रहे हैं इसे हॉरिजेंटली हमने अटैच की है, यानी उसको हटा के। The block is free to slide along the frictionless horizontal surface। और ब्लॉक जिस horizontal surface पे मूव करेगा वो frictionless है, यानी डंपिंग वगैरह नहीं होगी। What is the force constant of the spring? तो पहला पार्ट ये है कि आपने इस स्प्रिंग का, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट निकालना है जैसे आप के से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा इसका पार्ट है हाउ मच हॉरिजॉन्टल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच द स्प्रिंग बाय डिस्टेंस ऑफ 11.6 सेंटीमीटर। कितनी हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड होगी कि अगर आप उस स्प्रिंग को 11.6 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच करें। सी पार्ट है व्हेन द ब्लॉक इज डिस्प्लेस अ डिस्टेंस ऑफ 11.6 सेंटीमीटर एंड रिलीज विद व्हाट पीरियड इट विल इट ऑसिलेट। तो आपने जब ब्लॉक को डिस्प्लेस करेंगे 11.6 सेंटीमीटर पे, तो उसका जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए आसान सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इसमें यह है कि अब देखें जैसे पहला पार्ट है, सॉल्यूशन की तरफ हम आते हैं। द फोर्स कांस्टेंट के इज डिटरमाइंड from the force of mg necessary to stretch the spring by the measured distance of 7.33 centimeter when the suspended body is in equilibrium the spring force kx balance the weight mg। सिंपल लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जब आप उस मैस को, ठीक है, अटैच करेंगे, वर्टिकली हैंग करेंगे, ठीक है, तो स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेच पैदा होगी, ठीक है, जो कि एक्स जिससे आप रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो हुक्स लॉ के मुताबिक जो फोर्स है एफ इज इक्वल के एक्स और जो वेट है एम जी, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो इस लिहाज से आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक हुक्स लॉ के लिहाज से जो फोर्स है एफ इज इक्वल के एक्स और दूसरी वेट के लिहाज से है तो के एक्स इज इक्वल एम जी, ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ से हम स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे हम मैस वो यूज़ कर रहे हैं 1.65 kg जो हमने स्प्रिंग के साथ वर्टिकली हैंग की है, जैसे कि आपको स्टेटमेंट में नज़र आ रही है 1.65 kg। और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक्स, ठीक है, जो एक्सटेंशन देखें 7.33 सेंटीमीटर एक्सटेंड हुआ था ना, तो इसे मीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो 7.33 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0.0733 मीटर आ जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 221 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू आ जाएगी। अब हम बी पार्ट की तरफ जाते हैं। बी पार्ट था हाउ मच हॉरिजॉन्टल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच द स्प्रिंग बाय डिस्टेंस ऑफ 11.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए बी पार्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नीडेड टू स्ट्रेच द स्प्रिंग बाय 11.6 सेंटीमीटर इज डिटरमाइंड फ्रॉम हुक्स लॉ। हुक्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है, अभी पिछले पार्ट में भी हमने डिस्कस किया। एफ इज इक्वल क्या होता है, के एक्स होता है। के अभी आपने डिटरमाइन किया है और आपने फोर्स कितने स्ट्रेच के लिए निकालनी थी 11.6। इसे आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0.116 मीटर आ जाएगा। तो सिंपल सा फार्मूला एफ इज इक्वल के एक्स।
तो ये आपके पास फोर्स कितनी आ जाएगी, 20.6 न्यूटन आ जाएगी। तीसरा पार्ट ये था कि जब 11.66 सेंटीमीटर पे ये ऑसिलेट करेगा तो फिर इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपने निकालना है। तो आपने टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़ा हुआ है, द पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड एंड डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक एंड फोर्स कांस्टेंट के, और टी इज इक्वल क्या होता है, 2π√m/k। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। मैथ अब कौन सी लगानी है, क्योंकि ये अभी हॉरिजेंटल आपने पीरियड निकालना है, हॉरिजेंटल ऑसिलेशन जो होती है, इसलिए अब मैथ आप पहले वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, 1.65 नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि स्टेटमेंट में जो स्मॉल एम से आपको नज़र आ रहा है 2.43 किलोग्राम, ये अब आप मैथ क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो मैथ की जगह क्या आ जाएगा, 2.43 किलोग्राम के अभी आपने निकाला था 221 न्यूटन पर मीटर, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपके पास आ जाएगा 0.6589 सेकेंड। ठीक है, तो अगर आप इसे मिली सेकेंड में लिखना चाहते हैं तो पॉइंट्स को आप मूव करें लेफ़्ट टू राइट 3 डिजिट, तो ये 65 और राउंड ऑफ भी कर दे तो 659। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा मिली सेकेंड आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारा पहला सैम्पल प्रॉब्लम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसकी मज़ीद प्रैक्टिस के लिए आपको एक असाइनमेंट के तौर पे, ठीक है, इसी जो आप बुक पढ़ते हैं हेलिडे रेजोनेंस क्रेन का, इसका जो आखिर में एक्सरसाइज प्रॉब्लम है अनसॉल्व, उन्हीं में से एक प्रॉब्लम मैंने आपको दी है प्रैक्टिस के लिए। देखिए, 3.94 kilogram block extend a spring 15.7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स अनस्ट्रेच पोजीशन, यानी आपने एक ब्लॉक जिसका मैस कितना है 3.94 kg, उसे एक स्प्रिंग के साथ अटैच किया है, तो उसके अंदर कितनी एक्सटेंशन पैदा हो जाती है, 15.7 सेंटीमीटर। द ब्लॉक इज रिमूव, फिर उस ब्लॉक को हम हटा देते हैं, एंड 0.520 किलोग्राम ऑब्जेक्ट इज हंग फ्रॉम द सेम स्प्रिंग, और फिर हम क्या करते हैं, एक अनदर ब्लॉक ले लेते हैं जिसकी मैस आपको गिवन है और उसके साथ उसे हैंग कर देते हैं। तो आपने क्या निकालना है, फाइंड द पीरियड्स ऑफ इस ऑसिलेशन निकालना है। तो आपने पीरियड ऑफ क्या निकालना है, ऑसिलेशन निकालना है। अब देखें, आपके पास एक मैस गिवन है, ठीक है, जिसके ज़रिए कितनी एक्सटेंशन हो रही है 15.7 सेंटीमीटर। एक्स आपको गिवन है 15.7 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले। मैस आपको गिवन है, ठीक है, 3.94 kg ब्लॉक की, ठीक है। तो आप इसकी मदद से, इस मैस और एक्स की मदद से आप क्या निकाल लें, इसका के निकाल लें, स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लें, ठीक है। अब फिर आपने क्या निकालना है, पीरियड ऑफ इट्स ऑसिलेशन निकालना है, किस मैस के लिए, 0.520 किलोग्राम के लिए। तो आप सिंपल फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे जैसा कि हमने पीछे इस्तेमाल किया था, T इज इक्वल 2π√m/k। तो मैस आपको गिवन है, ये आप जो दूसरी मैस है वो आप लगा देंगे। के आपको नहीं गिवन था, के आप पहले वाली लाइन के डाटा में से निकाल लेंगे, यानी मैथ्स आपको गिवन है, एक्स आपको गिवन है, ठीक है। तो आप इसकी मदद से क्या कर लेंगे कि स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लेंगे और फिर उसको, ठीक है, फार्मूले में इस्तेमाल करके टाइम पीरियड निकालेंगे। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, इसी से रिलेटेड जो हमने प्रॉब्लम पहला सॉल्व किया था। एक दूसरा प्रॉब्लम भी आपको ये यहाँ पे असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ, जैसे कि हमने पहला सॉल्व किया उसी से रिलेटेड है। एन ऑसिलेटर कंसिस्ट ऑफ अ ब्लॉक ऑफ मास 512 ग्राम, यानी एक ऑसिलेटर है जिसमें एक ब्लॉक जिसका मास, ठीक है, 512 ग्राम है, उसे एक स्प्रिंग के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। व्हेन सेट इनटू ऑसिलेशन विद एम्पलीट्यूड 34.7 सेंटीमीटर, जब वो ऑसिलेशन करता है तो उसका एम्पलीट्यूड आपको गिवन है, यानी एक्स नॉट गिवन है, ठीक है। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। इट इज़ ऑब्जर्व टू रिपीट इट्स मोशन एवरी 0.484 सेकेंड, यानी इतने टाइम के बाद वो अपनी मोशन को क्या करता है, रिपीट करता है। तो पहला पार्ट है कि आपने क्या निकालना है, पीरियड। अगर आप इस क्वेश्चन की आखिरी जो है ना, इट इज़ ऑब्जर्व टू रिपीट इट्स मोशन एवरी 0.484 सेकेंड, अगर सिर्फ आप इसी को थोड़ा सा, ठीक है, चेक करें तो आपको पहला पार्ट निकल आएगा, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट करने का जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे आप टाइम पीरियड कहते हैं।
तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो आपने पीरियड निकालना है 0.484 सेकेंड। बी आपका पार्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको पता है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, F इज इक्वल 1/t। आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तीसरा पार्ट है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आपने क्या निकालनी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ओमेगा। ओमेगा किसकी इक्वल होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है, ओमेगा इज इक्वल टू पाई एफ या ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाई टी। तो वहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तीसरा है दी फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, आपने फोर्स क्या क्या निकालना है, कांस्टेंट यानी के निकालना है। तो देखिए मैथ भी आपको गिवन है, ठीक है, एक्स भी आपको गिवन है, और टाइम पीरियड भी आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है, ओमेगा। तो आप यहाँ से फोर्स कांस्टेंट निकाल सकते हैं, के निकाल सकते हैं। वैसे तो आपने हुक्स लॉ पढ़ा हुआ है, एफ इज इक्वल के एक्स पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से के कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर ये है कि या के कांस्टेंट की एक और आसान तरीका है जो गिवन डाटा के मुताबिक है कि टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एम बाई के, ये फार्मूला इस्तेमाल कर लें। तो टाइम पीरियड आपको गिवन है, मैथ्स आपको गिवन है, टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एम बाई के। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह स्प्रिंग टाइम पीरियड के फार्मूले यानी जो डी पार्ट है, ये टाइम पीरियड के फार्मूले की मदद से आप क्या कर सकते, स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल सकते हैं। फिर आपने क्या निकालना है, मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। आपको पता है मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे होती है, एट मीन पोजीशन पे होती है, ठीक है। और वो किसकी इक्वल होती है, वो फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, v इज इक्वल एक्स नॉट अंडर रूट के बाई एम, ठीक है। तो एक्स नॉट भी आपको गिवन है, एम्पलीट्यूड के बाई एम, के भी अभी आपने निकाल ली है, और मैथ्स इस्तेमाल करेंगे, v इज इक्वल एक्स नॉट अंडर रूट के बाई एम, तो मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी। फिर आपने क्या निकालना है, द मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्लॉक। तो मैक्सिमम फोर्स क्या आ जाएगी, F इज इक्वल के एक्स नॉट आ जाएगी, ठीक है। तो के और एक्स नॉट एम्पलीट्यूड, क्योंकि जब आप मैक्सिमम पोजीशन पर से लेके जाते हैं तब भी मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होती है। तो F इज इक्वल के एक्स नॉट लगा के आप मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्लॉक निकाल लेंगे। इस तरह ये बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आपका सैम्पल प्रॉब्लम 2 है, जो सॉल्व है आपकी बुक में, वो डिस्कस करने लगे हैं। द ब्लॉक स्प्रिंग combination of sample problem 1 is stretched to the positive x direction a distance of 11.6 centimeter from equilibrium and release। यानी बाकी स्टेटमेंट आपकी सैम्पल प्रॉब्लम 1 जो अभी हमने असाइनमेंट से पहले जो सॉल्व किया था वही है उसकी स्टेटमेंट, बाकी उसमें ये चीज़ें एडिशन हो रही हैं, ठीक है। A distance of 11.6 centimeter from equilibrium and release. What is the total energy stored in the system? What is the maximum velocity of the block? And what is the maximum acceleration? देखिए बाकी चीज़ें सारी कौन सी इस्तेमाल होंगी, ये जो सैम्पल प्रॉब्लम 1 है, ठीक है, इसकी सारी चीज़ें इस्तेमाल होंगी, उसी से आगे सैम्पल प्रॉब्लम 2 बनाया गया। अब देखें आपके पास टोटल एनर्जी क्या होगी, E इज इक्वल हाफ के एक्स एम स्क्र। आपको पता है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, मीन पोजीशन हो, एक्सट्रीम पोजीशन हो, वो मे भी एक्सट्रीम पोजीशन पे वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होता है, मीन पोजीशन पे वो टोटल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होता है। लेकिन आपने निकाला हुआ है कि टोटल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स एम स्क्र होती है। देखिए 1/2 के आपने निकाला था, ठीक है, 2 to 1 सैम्पल प्रॉब्लम 1 में, और यहाँ पे आपके पास एम्पलीट्यूड कितना है, 11.6 है, ठीक है। तो इस लिहाज से ये 0 पॉइंट मीटर में चेंज करेंगे तो 0.116 मीटर हो जाएगा। तो ये तकरीबन आ जाएगा 1.49 जाउल आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है, दी टोटल एनर्जी आ जाएगी। दूसरा पार्ट आपका क्या है, आपने निकालना है व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज न्यूमेरिकल इक्वल टू द टोटल एनर्जी व्हेन u इज इक्वल 0 एंड k इज इक्वल k, मैक्सिमम इज इक्वल E। यानी जाहिरी बात है
अगर मीन पोजीशन पे आ जाएंगे तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के इक्वल हो जाएगी। तो हम इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैक्सिमम इज इक्वल हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, और वहाँ से फिर हमने ये वी मैक्सिमम निकाल लिया है। ठीक है, तो वी मैक्सिमम यानी फार्मूला हमने कौन सा इस्तेमाल किया, काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर। तो वहाँ से ये हमने वी मैक्सिमम निकाला है। तो वी मैक्सिमम क्या आ जाएगा, √2 काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय एम। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल ई, तो ई अभी हमने ऊपर निकाला है, वो हम पुट कर देंगे, मैस पुट कर देंगे, तो हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 1.11 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तीसरा इसका पार्ट था कि हमने मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखें मैक्सिमम फोर्स क्या होगी, न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल एम में, तो A मैक्सिमम क्या आ जाएगा, F मैक्सिमम डिवाइडेड बाय M। तो F मैक्सिमम क्या आ जाएगा, हुक्स लॉ के मुताबिक KXM आ जाएगा। तो K की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, XM यहाँ पे 11.6 सेंटीमीटर था जिसे हमने मीटर में कन्वर्ट किया है, मैथ हमारे पास 2.43 किलोग्राम है, तो वो वैल्यूज हमने पुट की है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 10.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाता है, जो कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। तो इस तरह हमने सैम्पल प्रॉब्लम 2 जो आपका बुक का था वो डिस्कस कर लिए। आगे असाइनमेंट के तौर पे आपको एक रिलेटेड प्रॉब्लम जो अनसॉल्व है आपकी बुक का वो दे रहा हूँ। A body oscillate with simple harmonic motion according to equation, यानी आपको इक्वेशन गिवन है, एक जो बॉडी ऑसिलेट कर रही है, x इज इक्वल 6.12 मीटर cos 8.38 रेडियन पर सेकेंड इनटू टाइम प्लस 1.9 रेडियन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। यानी आपने क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, b वेलोसिटी, c एक्सेलरेशन, और टाइम आपको क्या गिवन है, t इज इक्वल 1.90 सेकेंड। तो देखें डिस्प्लेसमेंट निकालना है पहला, तो बाकी सारी चीज़ें तो इक्वेशन में न्यूमेरिकल है, 6.12 cos 8.3 रेडियन पर सेकेंड, टाइम की जगह क्या आ जाएगा 1.90। तो ये 1.90 8.38 से मल्टीप्लाई होके टोटल रेडियन में ऐड होके आप उसका कास निकाल लेंगे, तो 6.12 से मल्टीप्लाई होगा तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब आगे आपने क्या निकालनी है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आप इसी डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव ले लें, तो ये क्या आ जाएगा, सिर्फ 6.12 कॉस साइन में चेंज हो जाएगा माइनस साइन में। ठीक है, बाकी उसी तरह 8.38 रेडियन पर सेकेंड इंटू टाइम प्लस 1.92 रेडियन। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर आप एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 8.38 सिर्फ रह जाएगा, टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 1.292 का 0 हो जाएगा। फिर आप टी की जगह 1.90 पुट कर दें तो ये आपकी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। फिर एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो जो वेलोसिटी आपके पास टाइम की फॉर्म में आएगी, यानी टाइम पुट करने से पहले आप उसका फिर डेरिवेटिव ले लें तो वो एक्सेलरेशन में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह आप टी की वैल्यू पुट करके एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। फिर है कि फाइंड आल्सो फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द मोशन। देखिए आप अगर इक्वेशन की तरफ जाए तो ये cos 8.38 रेडियन पर सेकेंड इनटू टाइम, तो 8.38 बेसिकली क्या है, ओमेगा है, क्योंकि जनरल इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है x इज इक्वल एक्स नॉट cos ओमेगा टी, ठीक है, प्लस 5। तो ओमेगा की जगह क्या आ रहा है 8.38, तो इसका मतलब है ओमेगा आपके पास क्या है 8.38 है। तो ओमेगा किसकी इक्वल होता है 2 पाई एफ की इक्वल, तो वहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, एफ फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। फिर पीरियड ऑफ मोशन निकालना है, तो आपको पता है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो आप फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल निकाल लें तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। तो ये भी उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम था, आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है। ठीक है, कल फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे